Hello friends, today I am going to teach you the Article 13 of the Indian Constitution, also Doctrine of Eclipse, Waiver and Severability. तो आज हम आर्टिकल 13 करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें तीन तरह की डॉक्ट्राइन देखेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये तीनों आर्टिकल 13 से ही आते हैं। तो आज आर्टिकल 13 समझने के साथ साथ इन तीनों डॉक्ट्राइन को भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। आर्टिकल 13 लॉ। आर्टिकल 13 लॉ के बारे में बताता है और इसमें 4 क्लॉजेज हैं। तो हम पहले 2 क्लॉज करेंगे और अंत में 2 क्लॉजेज रिमेनिंग वाले वो फिर से करेंगे। तो अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज नंबर 1। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution shall be void to the extent of which they are inconsistent with the provision of part 3 of the constitution। तो इसमें बोल रहा है कि सभी लॉज जो संविधान के आने से पहले, मतलब संविधान के लागू होने से पहले जो भी लॉज आए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 मींस फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगे तो वो लॉज वाइड होंगे। वाइड मतलब हिंदी में होता शून्य। इसे ये भी कह सकते हैं कि अनइनफोर्सेबल होंगे, उनकी कोई भी मान्यता नहीं होगी। तो ये है आर्टिकल 13(1) जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात हो करते हैं। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की बात करेंगे। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ टेक्स अवे or abridges the fundamental rights conferred by part 3 of the constitution, and any law made contravention of fundamental rights shall to the extent of contravention be void। इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर रहा है। इसमें बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉज बनाए गए, अगर वो फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट को टेक अवे मतलब छीन लेते हैं या अब्रिज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे या अब्रिज कर रहे हैं तो वो वाइड होंगे, शून्य होंगे या फिर अमान्य होंगे। तो ये रहे 2। अब इनको आगे हम और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये मैंने इनको एक छोटे छोटे वर्ड्स में समझाया है, छोटे छोटे वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि 13(1) को मैंने लिख दिया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर रहा है। क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया और जिसमें फंडामेंटल राइट्स मींस पार्ट 3 है, ठीक है। और फिर 13(2) आया जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। तो एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले वाले लॉ और एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद वाले लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स यहां बीच में है और ये दोनों लॉज इसके इर्द गिर्द हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर आर्टिकल 13 की जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए आगे, आर्टिकल 13 in fact provides for the judicial review of all legislations in India, past as well as future। तो ये जुडिशियल रिव्यू प्रदान करता है। भाई जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट सब लॉ को चेक करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बने कि नहीं है, वो उसके अनुरूप है कि नहीं है।
जितने भी लॉज हैं वो चाहे पास्ट के हों चाहे वो अभी के हों, पास्ट बोले तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हों या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हो, जुडिशरी सब लॉज को चेक कर सकती है। और ये पावर किसमें समाहित है? ये पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही है। आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 ये दो ये पावर दी गई है और किसी भी लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट है विथ फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखेंगे जो डॉक्ट्राइन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहली डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, टू सेपरेट। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है टू सेपरेट, किसी चीज को किसी से अलग करना। जैसे आप कोई फल खाते हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा भाग सही नहीं होता है तो आप उस पार्ट को हटाकर बाकी का पार्ट खा लेते हैं, उसी को सेपरेशन कहते हैं, सेवरेबिलिटी कहते हैं। तो अब देखते हैं आखिर ये बोल क्या रहा है। Where only a part of law is inconsistent with or contravenes the fundamental right, it is only that part which shall be void under Article 13, not the whole law। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्ट इनकंसिस्टेंट होता है फंडामेंटल राइट के साथ तो हम पूरा लॉ नहीं डिक्लेयर करेंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इनवैलिड है। हम बोलेंगे कि वो पार्ट, जितना पार्ट है इनकंसिस्टेंट है, वो ही केवल अलग होगा। तो ये चीज हम देख लेते हैं आर्टिकल 13 में क्या बोल रहा था। ये कहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में? यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए, एक्सटेंट टू विच दे आर इनकंसिस्टेंट। मतलब एक्सटेंट मतलब एक लिमिट, जिस लिमिट तक वो इनकंसिस्टेंट होंगे बस उतना ही पार्ट हटाया जाएगा। तो सेवरेबिलिटी का पार्ट यहां से आया है, एक्सटेंट टू विच। आप ये भी यहां भी देखेंगे एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन वाइड, तो ये यहां से ही सेवरेबिलिटी आया है। अब इसमें कुछ केसेस हुए हैं। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। Only Section 14 of Preventive Detention Act 1949 was inconsistent with fundamental right, so Section 14 was removed। केवल Section 14 ही जो है inconsistent हो रहा था Preventive Detention Act का, तो वो ही हटाया गया, बाकी रिमेनिंग लॉ ऑपरेटिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा 1951। An offending provision can be separated from that which is constitutional, then only that part which is offending treated as void and not entire statute। तो ये भी कह रहे हैं जो offending provision है, जो offending provision है उसको ही सेपरेट किया जाएगा, ना कि पूरे लॉ को। स्टैट्यूट मतलब होता है कि लॉ, तो पूरे लॉ को हम नहीं हटाएंगे, केवल उसमें से जो पार्ट प्रॉब्लम दे रहा है, जो फल सही नहीं है हम उतना काटेंगे, पूरा फल को हम नहीं हटाएंगे। दैट इज द थिंग। अब देखते हैं आगे कौन सा केस है। सब जितनी डॉक्ट्राइन्स उसमें मैंने दो केस दिए हैं, लेकिन इसमें एक और केस इसलिए दिया है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्योंकि उसमें टेस्ट है। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई टेस्ट देता है तो उस केस को आप समझ लीजिए वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है और उसे एग्जाम में पक्का लिखना है, इसलिए मैंने वो भी दिया है। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957, रूल्स रिलेटिंग टू सेवरेबिलिटी। ये देखिए रूल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी रूल्स बनाती है, लॉ बनाती है। जहां पर लॉ डिफाइन नहीं होता है वहां पे सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट करती है। इस तरीके से वो भी लॉ बनाती है, जब वो रूल दिए वो लॉ बनाती है, वो इस तरीके से लॉ बनाती है। यहां देख लीजिए आप, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज डिटरमाइनिंग फैक्टर। यहां इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बोल रहा है, तो कभी भी कोर्ट देखेगी इंटेंशन क्या था लेजिस्लेचर का,
लॉ बनाने। आगे, इफ द वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजंस आर distinct and separate, then after striking out invalid, the remaining portion is a complete code. तो अगर इनवैलिड और वैलिड पार्ट को हम सेपरेट करेंगे और जब स्ट्राइक आउट मतलब जब इनवैलिड को हटा देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन ही कंप्लीट कोड कहलाएगा। If the provision of statute are part of single scheme and are intended to operative as whole, then whole will be। अगर कोई लॉ इस तरह बनाया गया है कि वो होल में रखे ही ऑपरेटिव हो सकता है तो फिर पूरा लॉ इनवैलिड हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कहा, if what's left after omitting invalid portion doesn't further the intention of legislature, then would be unenforceable। इसमें क्या होगा, अगर इनवैलिड पार्ट को ओमिट कर देंगे, लेजिस्लेशन ये नहीं थी कि उसको ओमिट किया जाए, तो फिर पूरा लॉ अनइंफोर्सेबल हो जाएगा। उसी बात को कह रहे हैं अलग अलग तरीके से। चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी हो गया। अब देखते हैं आगे डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। अब इसको देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। आपने साइंस में इक्लिप्स के बारे में सुना होगा, लॉ में भी इक्लिप्स आ चुका है। 13 क्लॉज 1 गिव राइज टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। सब 13 से ही आ रहे हैं। डील्स विद द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इक्लिप्स केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर रहा है और किसी चीज की बात नहीं कर रहा है। लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज नॉट नल्टी और वाइड ab initio but only becomes unenforceable। इसमें बोल रहा है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर वो इनवैलिड है या इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स है, वाइड ab initio मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग से वो वाइड नहीं होगा, वो शून्य नहीं होगा, वो अनइंफोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन वो जो है बिल्कुल वाइड या नल नहीं होगा। इट्स ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन्स डॉर्मेंट बट नॉट डेड। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव हो जाएगा लेकिन डेड नहीं हो जाएगा। समय समय पर वो अप्लाई हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता सिचुएशन क्या है। सच लॉ एग्जिस्ट फॉर ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन। ये केवल पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होगा, किसी भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। देखते हैं आगे, अब कुछ केसेस दिए हुए हैं, देखते हैं। केशवा माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1951। Supreme Court stated that such law existed for all past transactions. Therefore, after the commencement of Constitution of India, the law shadowed by the fundamental right to the extent of inconsistency। तो ये बोल रहा है ये सारे पास्ट ट्रांजेक्शन, मैंने पहले था पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए होगा ये। और जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो फंडामेंटल राइट्स भी आया क्योंकि वो उसी के अंदर है। तो वो जो है उस लॉ को शैडो कर लेगा जो इनकंसिस्टेंट है, और जिस लॉ में ये चीज है जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंट है वही फंडामेंटल राइट से वो हो जाएगा, शैडो हो जाएगा, ना कि पूरा लॉ। भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP AIR 1955 का केस है ये। Supreme Court held that the effect of the amendment was to remove the shadow, to make the imprisoned act free from all blemishes and infirmity. The law was merely clipped for a time being
by the fundamental right. As soon as eclipse is removed, the law began to operate from the date of such removal. समझिए इस बात को। ये बात है कि अगर हम उस लॉ को अमेंड कर देते हैं और फिर वो जो है फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो जाता है तो इक्लिप्स हट जाएगा और वो लॉ ऑपरेटिव हो जाएगा। तो ये सिंपल इसका मतलब है, जब तक कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट तब तक वो डोरमेंट है, ना कि डेड। पहली चीज। दूसरी चीज है कि वो अगर अमेंडमेंट करके उस लॉ को कंसिस्टेंट कर देते हैं फंडामेंटल राइट के साथ तो वो फिर जो है वैलिड हो जाएगा, या फिर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर दें और फिर वो लॉ से हो जाए, वो लॉ से कंसिस्टेंट हो जाए। मतलब या तो लॉ फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो जाए तो फंडामेंटल राइट उससे कंसिस्टेंट हो जाए। ये तो अमेंडमेंट के थ्रू होगा। अगर ऐसा होता तो इक्लिप्स हट जाएगा और वो लॉ एप्लीकेबल होगा, ऑपरेटिव होगा। सिंपल सी चीज है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं आगे। अब दो केसेस कहे थे, दो केसेस हो गए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से दो केसेस हैं, तो उनको भी हम देखते हैं जल्दी से। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1951 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेड अंडर आर्टिकल 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बात करता है, उसी की बात कर रहा है। Constitution a fundamental right is nullity from its inception is a stillborn law. It is void ab initio. The doctrine of eclipse does not apply to the post-constitutional law. Therefore, a subsequent constitutional amendment cannot revive it. देखिए, वहां एक जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे वहां अमेंडमेंट रिवाइव कर दे रहा था उस लॉ को, लेकिन जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो वो कह रहे हैं वॉइड अब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग वो लॉ जो है इनऑपरेटिव और इनएप्लीकेबल और वाइड हो जाएगा और कोई भी अमेंडमेंट उसको रिवाइव नहीं कर सकता है। ये जो है दीपचंद केस में कहा। अब देखते हैं दूसरा, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स 1974। इसमें क्या हुआ? It was held that post-constitutional law which takes away the right conferred by Article 19 will operative as regards to non-citizen. It is void only to extent of contravention of rights conferred on citizens under Article 19. ये बोल रहा है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑपरेटिव हो जाएंगे जहां पे नॉन सिटीजन की बात है। आर्टिकल 19 केवल सिटीजन के लिए है, तो जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं जो केवल सिटीजन के लिए हैं, तो वो आर्टिकल्स अगर उनकी बात होगी तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑपरेटिव हो जाएंगे, नॉन सिटीजन पे ऑपरेटिव हो जाएंगे। और कौन कौन से लॉज हैं जो केवल सिटीजन पे एप्लीकेबल होते हैं? तो आर्टिकल 16 है, सॉरी आर्टिकल 16 है, सॉरी ये पेन वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट, ये पेन वर्क नहीं कर रहा है, एक 15 है, 16 है, सॉरी ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये तो नहीं वर्क क्यों नहीं कर रहा है। 16 फिर से देखते हैं एक बार लिख के। 15 है, 16 है, 18 का क्लॉज 2 है, 19 है, 29 है और 30 है। तो ये जो लॉज हैं ये किस पे अप्लाई होते हैं? नॉन सिटीजन्स पे नहीं अप्लाई होते हैं। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन पे जो है ऑपरेटिव हो जाएंगे नॉन सिटीजन्स पे। तो ये एक जो है नया ओपिनियन दिया जुडिशरी ने। देखते हैं नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर देखेंगे। ये आखिरी डॉक्ट्राइन हमारी
A person who is entitled to a right or privilege is free to waive that right or privilege once that person has waived the right, would not allowed to claim it afterwards. अगर आप जो है इंटाइटल्ड हो किसी राइट के और आप उसको जो है खुद ही वेव आप उसको खुद ही छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद वो राइट आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, किसी से कोई कार्य करवाना है, आपने उससे वो कार्य करवाया और उसे जब पैसे देने की बारी आई तो आप पलट गए, तो आप क्या किया, अपना जो है राइट वेव कर दिया। वहां पे देखते हैं इसको केस के जरिए से थोड़ा आसानी समझेंगे। फैक्ट क्या है, ये बेसरीर नाथ वर्सेस CIT AIR 1959 का केस है। फैक्ट है 1954 में सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ टैक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स इनकम एक्ट टैक्सेशन ऑफ इनकम एक्ट, पिटिशनर एग्री टू अ सेटलमेंट टू पे 3 लाख। सेटलमेंट हो गया उन लोगों के बीच में और वो 3 लाख देने को तैयार हो गए पिटिशनर। 1955 में क्या हुआ, एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5(1) ऑफ टैक्सेशन ऑफ इनकम एक्ट को अल्ट्रा वायरस, मतलब कि वो जो है इनऑपरेटिव हो गया वो लॉ अगेंस्ट द आर्टिकल 14। रिस्पोंडेंट कंटेक्ट, अब जो है जब इनको मालूम चला तो ये गए वहां पर और बोले कि भाई ये लॉ जब इनऑपरेटिव हो गया है तो मैं क्यों 3 लाख रुपए दूं। तो जो रिस्पोंडेंट थे रिस्पोंडेंट ने कहा कि अगर आप एग्री हो गए हैं देने के लिए तो आप जो है फिर अपने उसको वेव नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अपनी बात से पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर आपने एक बार कह दिया है और आपने खुद ही वेव ऑफ कर दिया अपना आर्टिकल 14, तो अब आप नहीं मान सकते हैं। देखते हैं डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। इट वॉज held that it is not open to a citizen to waive any of his fundamental rights conferred by Part 3 of the Constitution. Therefore, the doctrine of waiver is as formulated by American justice cannot be applied in India. तो बोल दिया ये जो है फंडामेंटल राइट्स को कोई वेव नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अमेरिकन जजेस ने जो ये फॉर्मूला डॉक्टर ऑफ वेवर दिया है कि कोई अपने राइट को वेव कर सकता है और एक बार वेव करने के बाद दोबारा नहीं ले सकता, ये इंडिया में अप्लाई हो सकता है। कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये मैटर ऑफ पॉलिसी है, ना कि ये किसी एक इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए है। तो ये मैटर ऑफ पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा इन शब्दों को। अगर आप लिख कर आए तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। आगे देखते हैं। अब हम जो मैंने कहा था कि 4 क्लॉज हैं, तो अब हम तीसरा देखते हैं, फिर चौथा देखेंगे बस, और उसके बाद कुछ नहीं है। तो देखते हैं। तो ये 13(3) में दो क्लॉज और हैं इसके अंदर, ए है और बी है। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस having in the territory of India. तो ये जितने भी चीजें ये लॉ कहलाएंगे। ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर पास करती है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ऑर्डिनेंस तो आप जानते हैं 123 और 213 में लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट के जब रनिंग में नहीं होती है तो ऐसे समय में ऑर्डिनेंस लाया जाता है।
बाई लॉज हो गया, कोई म्यूनसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह बाई लॉज बना रहे हैं अपनी इंस्टीट्यूशन के, कोई कॉरपोरेशन है तो वो रूल और रेगुलेशन बना रही है, कोई नोटिफिकेशन हो गया, कोई कस्टम एंड यूजर्स हो गए जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं कस्टम और जिनका फोर्स हो, तो ये सारे लॉ कहलाते हैं। अब देखते हैं अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला, पर्सनल लॉज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉ। हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, मुस्लिम लॉ, जो पर्सनल लॉज हैं ये एक्सक्लूडेड है, अभी ये इंक्लूड नहीं किए गए हैं। अब देखते हैं इसका बी क्लॉज क्या कह रहा है, लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड आर मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कंपीटेंट अथॉरिटी in the territory of India before the commencement of this constitution, not previously repealed, nothing consistent with any such law or any part thereof may not be then in operation, either all are in particulars। इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि कोई भी लॉ जो संविधान के बनने से पहले बना और वो उसको किसी ने भी बनाया हो, वो लेजिस्लेचर ने बनाया हो, लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो लॉ बनाती है, ठीक है, और किसी अदर कॉम्पिटेंट बॉडी ने, ये अभी संविधान के लागू होने से पहले वालों की बात कर रहा, तो उनको भी लॉज इन फोर्स माना गया है, बस वो रिपील न किएगा, अगर वो रिपील किएगा तो नहीं माना जाएगा उनको लॉ इन फोर्स, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब यही था। अब देखते हैं आगे, आर्टिकल 13 क्लॉज 4, whether the word law includes amendment of the constitution, तो लॉ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है कि नहीं, तो इस पे मैंने एक लेक्चर लिया है, ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे मैंने एक लेक्चर लिया है, तो उसको मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो अगर आपको टाइम मिले तो वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है और सेम केसेस वहाँ भी हैं। और तो यहाँ पे तो केवल हम ये देखेंगे कि लॉ इंक्लूड हो रहा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं, लेकिन वहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अच्छे से समझाया है, तो वहाँ उसको एक बार देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बोल रहे हैं नहीं इंक्लूड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सज्जन सिंह बोल रहे हैं नहीं इंक्लूड करेगा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला कि हाँ इंक्लूड करेगा, मतलब लॉ के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएंगे। तो पार्लियामेंट ने तुरंत ही अमेंडमेंट किया 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, और इन्होंने क्लॉज 4 डाला। तो जब क्लॉज 4 डाला तो उसमें देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 एक डाला, एक क्लॉज 3 डाला आर्टिकल 368 में, तो क्या लिखा हुआ है क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 13, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो जब इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया कोर्ट में, तो लीडिंग केस आ गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ये बहुत लीडिंग केस है और इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जरूर देखिए। आर्टिकल 13 एक्सक्लूड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, तो आर्टिकल 13 ने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब अमेंडमेंट्स जो है अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह का होता है तो वो लॉ नहीं कहलाएंगे, ठीक है। यही था आज का लेक्चर, और थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें, अभी नया चैनल है और कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, सॉरी फॉर दैट, बट धीमे धीमे और इम्प्रूव होगा। थैंक यू सो मच।